हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की। और हमने यहाँ पर जो अपना टॉपिक है, अपना चैप्टर, वो स्टार्ट कर लिया है। हम यहाँ पे बात करें कि जब भी किसी क्रॉप को आप ग्रो करवा रहे हैं तो वो कौन से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। और इसी के क्रम में हमने काफी सारे जो यहाँ पे क्रम है, काफी सारे जो स्टेजेस हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। तो एक बार देख लेते हैं अभी तक क्या पढ़ा है और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, बात चल रही है यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स की, और उसमें आपने पढ़ ली है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी, बीजों की बुआई, खाद और उर्वरक जोड़ना, सिंचाई। और यहाँ तक कि ये जो टॉपिक है वो आपने कर लिए हैं। तो आप जान रहे हैं कि मैक्सिमम टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं। अब आपके जो टॉपिक रह जाते हैं वो क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से बचाव। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई। और हम बात करेंगे कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आया है उसका जो स्टोरेज है उसे कैसे स्टोर हम यहाँ पे करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पर अपने जो टॉपिक है वो रिवाइज करते रहने हैं। आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, जब मिट्टी की प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। आपने यहाँ पर जो शोइंग है यानी कि जो बुआई है उसमें क्या क्या चीजें देखी हैं। और आपने कहा कि बीजों की गुणवत्ता आप कैसे यहाँ पर चेक करते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। इसी के साथ हमने ट्रेडिशनल जो टूल होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है, सीड ड्रिल्स के बारे में डिस्कस किया है। हमने कहा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में हमने यहाँ पे क्या की है, बात की है। ठीक है, डिफरेंस जो हमारे पास आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में उसको हमने डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने कहा कि क्या एडवांटेजेस हैं मैन्योर के, खाद के क्या एडवांटेजेस हैं। इरिगेशन हमारे पास आता है सिंचाई, और सिंचाई में हमने पढ़ा है कि सिंचाई के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें हमने कहा कि सिंचाई के ट्रेडिशनल मेथड भी होते हैं, मॉडर्न मेथड भी होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम समझते हैं कि जो पारंपरिक तरीके से चल रहा है, जैसे कि आपने कहा वर्षा का जल है, जैसे आपने कहा नहरों के द्वारा जो पानी है वो खेतों तक पहुंचाना, ठीक है। ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड में हमारे पास आते हैं। मॉडर्न मेथड भी कुछ आते हैं, आपने कहा जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया है, जैसे ड्रिप इरिगेशन है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लेस या फिर अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो अवेलेबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो यहाँ पे यूज की जा रही हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है वीड्स यानी कि खरपतवार। और वीड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, वीड्स क्या होते हैं। हमने कहा आपने किसी खेत में फसल को बोया है, और कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हमने कहा कि हमने यहाँ पे धान की फसल बोई है। धान की जब आपने रुपाई कर ली है, अब आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो कुछ एक्स्ट्रा घास है, धान जैसे धान है तो हमें वहां से धान प्राप्त हो रही है। आपने कहा कुछ एक्स्ट्रा पौधे वहां पर उग जाते हैं जिनसे आपको किसी भी प्रकार से अनाज प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो हमारे लिए कैसे हैं, आपने कहा कि हमारे लिए वो अनवांटेड है, ठीक है, एक्स्ट्रा है, क्योंकि उससे कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कि वो जो घास जो हम खरपतवार निकालते हैं उसे हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं, हमने कहा चारा जो है, चारे का मेन सोर्स वीड्स है ही नहीं। क्योंकि जो अदर घास है, जैसे कि आपने कहा जैसे जो अनाज की घास होती है, जैसे यहाँ पर हम धान की फसल की बात कर रहे हैं, तो जो मेन घास है वो वहां पर वो होगी। तो चारा जो है यहाँ पे मेन सोर्स नहीं है, ना तो इतने मात्रा में वहां पे चारा हो पाता है कि यहाँ पे पशुओं के लिए वो पर्याप्त हो। तो हमने कहा कि वो अनवांटेड है, किसी भी प्रकार से यूजफुल नहीं है। इसके साथ ही आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करता है, जो मेन क्रॉप है, जो मुख्य फसल है, उसके साथ कंपटीशन क्रिएट करता है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो मिट्टी से जल और जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण करेगा। और इसीलिए जो मेन फसल है, जो मेन आपके क्या आती है यहाँ पे क्रॉप आती है, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, उसकी रूट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी, और इसीलिए जो पौधा है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट हमने कहा कि यहाँ पर जो वीड्स हैं उसे निकालना अनिवार्य हो जाता है। तो क्या बात हमने पढ़ी है वीड्स में, अगर हम बात करें वीड्स के बारे में, क्या हमने पढ़ा, हमने कहा वीड्स आर डिफाइंड एज अनवांटेड प्लांट इन क्रॉप फील्ड विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप, यानी कि खरपतवार को फसलों के खेतों में अवांछित या अनावश्यक पौधे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुख्य फसल के साथ उगते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कॉम्पिटिटर फॉर क्रॉप्स, आपने कहा वे फसलों के लिए मजबूत और प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी हैं। Their copious seeds production, quick population establishment, and adaptation characteristics makes them
tough competitors and helps in their survival. आपने कहा उनके प्रचुर मात्रा में बीज उत्पादन, त्वरित जनसंख्या स्थापना, अनुकूल विशेषताएं उन्हें कठिन प्रतिस्पर्धी बनाती हैं और उनके अस्तित्व में मदद करती है। यहाँ तक ये बात हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्हें हटाने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। इन्हें हटाने के जो मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, जो हम पारंपरिक तरीके से करते हैं अपने घरों में, आपने देखा होगा। या आपने कहा कि जरूरी नहीं है, हमने क्या बात की है, जरूरी नहीं कि ये सारे स्टेप्स आप खेतों में ही अप्लाई करें, आप गार्डनिंग करें तो भी वहाँ अप्लाई करें। आपने कहा गार्डनिंग आपने की है, ठीक है, आपने पहले मिट्टी को लूज किया है, या तो आप सीड को वहाँ पर बो रहे हैं, या आप पौधे की वहाँ पे रोपाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने वो पौधा लगाया, आप उसमें खाद भी डालेंगे, आप उसमें यहाँ पे पानी भी डालेंगे, ठीक है। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्लांट अगर उग जाते हैं तो आप उन्हें रिमूव भी करेंगे, जिन्हें वीडिंग कहते हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा प्लांट ही क्या है, आपने कहा खरपतवार है। अब हमने कहा कि यहाँ पे इनको निकालने का एक तरीका क्या होता है कि अगर छोटा एरिया है तो आप हाथ से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिखाया गया है। अब हमने कहा कि वीड्स को यहाँ पे क्या किया जाता है, हाथों से निकाला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। या हमने कहा कि गुड़ाई भी कर सकते हैं, जैसे कि कुदाल के थ्रू। हमने कहा कि हो सकता है कि हाथ से अगर पौधा पूरा नहीं निकल रहा है, उसकी जड़ें नहीं निकल रही हैं, हम कुदाल का यूज करते हैं, वहां पर वो जो घास होती है, जो वीड्स होती है, उसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात आती है, एक तो ये क्या है, कॉमन तरीका है। दूसरा हमने कहा कि वीडिंग के क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि हल भी जोते जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो वीड्स होती हैं वो सूख जाती हैं, और जो हमारी जो फसल होती है, वो जो मेन क्रॉप होती है, वो फिर से मिट्टी में लग जाती है जब आप फल लगाते हैं। इसके अलावा आपने कहा वीडीसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। वीडीसाइड्स क्या होता है, एक रसायन होता है, केमिकल होता है, जिसका छिड़काव किया जाता है। यहाँ पर इसका एक एडवांटेज ये है कि जब वीडीसाइड का छिड़काव किया जाता है तो ये हमारी मेन क्रॉप को अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारी मुख्य फसल है वो भी खराब हो गई, ये सिर्फ वीड्स पे ही अप्लाई होगा और वीड्स पे ही अपना प्रभाव दिखाएगा, और वीड्स यहाँ पर क्या हो जाते हैं, आपने कहा रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ तरीके हमारे पास आते हैं वीडिंग के, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया कि जैसे यहाँ पे वीड्स को रिमूव किया जाता है, तो कुछ ऐसी वीड्स होती है जिनका उपयोग चारे के रूप में कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती है जो पॉइजनस होती हैं और उसे आप अपने पशुओं को नहीं दे सकते हैं। तो आपने पढ़ा वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द फील्ड। आपने कहा खरपतवार को खेत से हटाना क्या कहलाता है, निराई कहलाता है। निराई, ठीक है, हम क्या कहते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, एक क्या है, लोकल वर्ड भी है जिसे आप सभी जानते हैं। It is an effective pre-harvesting method of crop protecting and crop production management. आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, यह फसल सुरक्षा और फसल उत्पादन प्रबंधन के प्रभावी पूर्व कटाई विधि है, यानी कि कटाई से पूर्व इस विधि को हम अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा weeds act as a competitor of the crop for various resources required for growth like nutrients like water etc. आपने कहा खरपतवार पोषक तत्वों, प्रकाश, पानी आदि जैसे विकास के लिए आवश्यक विभिन्न संसाधनों के लिए फसल के प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। So they have to be removed as they may cause interference and decrease the yield. आपने कहा इसीलिए उन्हें हटाना पड़ता है क्योंकि ये बाधा उत्पन्न कर सकते हैं उपज को कम करने में, उत्पादन को कम करने में। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, हमने कहा weeds can be controlled in many ways. Weeds management includes land preparation, water management, hand weeding, hand hoeing, crop rotating and herbicides. अब हमारे पास कुछ तरीके आते हैं जिससे हम वीड्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे हमने कहा खरपतवार को कई प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे खरपतवार प्रबंधन में भूमि की तैयारी। जैसे हमने कहा कि हम मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। तो हमने कहा जब हम क्या कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, या जब मिट्टी को लूज किया जाता है, मिट्टी की प्रिपरेशन की जाती है, तो वहां पर भी जो पहले से उत्पन्न जो खरपतवार होंगे वो उखड़ जाते हैं और वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। एक तो हमने कहा भूमि की तैयारी में कुछ वीड्स वहीं पे क्या हो जाती हैं, हमने कहा रिमूव हो जाती हैं। जल प्रबंधन हो गया है, हाथ से निराई जिसके बारे में हमने बात किया, हाथ से गुड़ाई ये भी आप जानते हैं। हमने कहा फसल चक्र, फसल चक्र क्या होता है, आपने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही फसल को हर सीजन में या कंटिन्यूसली 2 या 3 सीजन में उसी खेत में बोते हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने कहा कि पहले आपके जैसे हमने कहा रबी की क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है, एक रोटेशन चल रहा है कि आपने कहा रबी की क्रॉप के बाद खरीफ की है, खरीफ के बाद रबी की है, बीच में या फिर ज़ैद की फसल भी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है।
तो हमने कहा एक क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न से क्या होता है कि हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि जो वेट्स गेहूं की फसल के साथ उग रही है वही वेट्स यहाँ पे धान की फसल के साथ भी उगे, जरूरी नहीं है। क्योंकि क्या है वहां पर आपने कहा कि हो सकता है कि जो गेहूं की फसल है, जो गेहूं की फसल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर यहाँ पर है, जिन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, हो सकता है वीड्स के लिए भी उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट हो और इसीलिए वो अच्छे से वहाँ पे ग्रो हो रही हैं। हमने कहा हो सकता है कि धान की जो फसल है, धान की फसल में जो यहाँ पे वीड्स होते हैं वो सेम वीड्स वो यहाँ पे ना उग सके। तो हमने कहा क्रॉप रोटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीड्स के जो ग्रोथ है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने कहा शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड जैसे हमने अभी डिस्कस किया है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है हर्बिसाइड्स का। नेक्स्ट हमने कहा लैंड प्रिपरेशन हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सीड्स एंड अनरूटिंग अपरूटिंग ऑफ वीड्स बिफोर सोइंग सीड ऑफ द मेन क्रॉप। आपने कहा भूमि की तैयारी मुख्य फसल के बीज बोने से पहले बीजों को हटाने और खरपतवार को उखाड़ने में मदद करती है। ठीक है, हैंड वीडिंग इज डन मैन्युअली विच इज वेरी ट्राइजोम्स एंड अ टाइम कंज्यूमिंग। आपने कहा हाथ से निराई गुड़ाई जो है वो हाथ से की जाती है, ये बहुत थकाऊ और समय लेने वाली होती है। अब होता है कि हमने क्या बात की थी कि छोटा भूभाग है तब हाथ से यहाँ पे निराई गुड़ाई हो सकती है, लेकिन अगर किसी के बहुत बड़े भूभाग में कोई कृषि कर रहा है, ठीक है, कोई बड़े स्केल पे यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, तब हाथ से पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप कितने खेतों में हाथों से कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे कि हमने कहा हम यहाँ पे हर्बिसाइड्स का यूज करेंगे, ठीक है, या कुछ और टेक्निक यहाँ पर है वो यूज करेंगे। अब आते हैं वीडीसाइड्स और हर्बिसाइड्स पे, यानी कि खरपतवार नाशकों और शाकनाशकों के क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने कहा nowadays a weedicide and herbicide are most commonly used and are effective ways of weeding। आपने कहा आजकल खरपतवार नाशकों और शाकनाशकों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है निराई के प्रभावी तरीकों में। क्योंकि हमने कहा अगर हम किसी बड़े स्केल पे यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं तो ये इजी है कि आप क्या करें, सिंपली छिड़काव कर दें, किसका, ये जो हर्बिसाइड और वीडीसाइड है इनका छिड़काव कर दें और इससे क्या हो, जो यहाँ पे वीड्स होती हैं, खरपतवार हैं, वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसके बजाय कि हम हाथ से गुड़ाई करें, क्योंकि हाथ से क्या हो रही है यहाँ पे, टाइम टेकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, आपने कहा केमिकल्स लाइक MCPA and 2,4-D are some commonly used weedicides। आपने कहा कि कुछ, हमने कहा MCPA और 2,4-D जैसे रसायन आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले खरपतवार नाशी हैं। ये आप नोट करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि किन्हीं खरपतवार नाशकों का नाम बताइए, तो आपको क्या करना है, नाम याद रखना है। They can be applied at 3 stages like a before and after crop planting and after weed emergence, but these chemicals can cause a health hazards and environmental issues। आपने कहा इन्हें 3 चरणों में लगाया जा सकता है, जैसे फसल बोने से पहले और बाद में, और खरपतवार उगने के बाद। ठीक है, फसल बोने से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, फसल बोने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और खरपतवार उगने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये रसायन स्वास्थ्य संबंधी खतरों और पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है, क्योंकि ये क्या करेंगे, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन करेंगे, सॉइल प्रोफाइल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा वीड्स आर बेनिफिशियल टू नेचर बट इट स्पॉइल द क्रॉप। आपने कहा खरपतवार प्रकृति के लिए तो लाभदायक है, लेकिन क्या है, फसल को खराब कर देता है। दस वीड्स नीड टू बी कंट्रोल्ड टू प्रिवेंट देयर इम्पैक्ट ऑन लिविंग बीइंग। इस प्रकार जीवित प्राणियों पर उनके प्रभाव को रोकने के लिए खरपतवार का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। खरपतवार जो नाशी होते हैं उसका हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि जो खरपतवार है, जो वीड्स होती हैं, वो क्या होती हैं, और खरपतवार नाशकों को रोकने के लिए हम किन किन चीजों का यहाँ पे उपाय करते हैं। एक बार आप लोग जो अपनी स्लाइड में है वो आप लोग पढ़ लेंगे, और इसी के साथ साथ आपने कहा कि कुछ रसायनों के आपको नाम दे रखे हैं जो खरपतवार नाशी हैं, उनके भी नाम आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि आपने यहाँ पर क्या है, टाइम टू टाइम आप सिंचाई कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप वीड्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी फसल जो है वो पक करके तैयार हो गई है। ये इस प्रकार से अब क्या होता है, जो वीड्स है वीड्स में स्प्रे किया जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास या मूवीज में आपने देखा होगा, इस प्रकार से स्प्रे किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई पे। अब फसल यहाँ पर जो है वो पक गई है। अब आती है फसल कटाई की बारी, कि फसल की कटाई यहाँ पर होगी। तो हम सभी जानते हैं कि फसल की कटाई क्या होती है, बस आपको थोड़ा सा सीक्वेंस याद रहेंगे कि क्या होता है। पहले कटाई होती है, ठीक है, कटाई के बाद आपने कहा, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो मंडाई होती है। मंडाई में क्या होता है कि जो हमारा जो मेन प्लांट है, मेन प्लांट से हम सीड को अलग करते हैं। ठीक है,
उसके बाद आपने कहा कि अलग अलग जैसे विनोइंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो सीड है, सीड में जो घास है, जो कंकर पत्थर है, उन्हें हम रिमूव करते हैं। तो इस प्रकार से हमने कहा हार्वेस्टिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो आपने कहा हार्वेस्टिंग क्या है? रिपनिंग इज द कटिंग ऑफ ग्रेन एंड फर्स्ट टू हार्वेस्ट टिपिकली यूजिंग अ सिंथ और रैपर ऑन स्मॉलर फार्मर with the mechanization. Harvesting is the most labor intensive activity of the season. On large farm, harvesting utilizes the expensive and sophisticated farm machinery. For example, the combine harvester process automation has increased the efficiency of seeding and harvesting process. The term harvesting may include immediate handling, including cleaning, sorting and cooling. क्या बात हुई है? जो फसल कटाई, आपने कहा फसल काटने के लिए अनाज और दाल की कटाई होती है। आमतौर पर दराते या रीपर का उपयोग करते हैं। मशीनीकरण वाले छोटे खेतों में कटाई मौसम की सबसे अधिक श्रम गहन गतिविधि है, क्योंकि आपने कहा सब काम अगर हाथों से हो रहे हैं तो वो टाइम टेकिंग भी होगा। ठीक है, आपने कहा बड़े खेतों में कटाई महंगी और परिष्कृत कृषि मशीनरी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कंबाइन हार्वेस्टर प्रक्रिया स्वचालन ने बोने और कटाई की प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि की है। कटाई शब्द में सफाई, छंटाई और ठंडा करने सहित तत्काल संचालन शामिल हो सकता है। अब हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है? सबसे पहले कटाई हो गई है, ठीक है। सिंपल सी कटाई में हम क्या कर रहे हैं कि खेतों में जो यहाँ पे अनाज के जो पौधे हैं उनको हम काट रहे हैं। उसके बाद हम करेंगे थ्रेशिंग। इसमें क्या होता है? इट इज द स्टेप इन अ ग्रेन प्रिपरेशन आफ्टर रिपनिंग इज डन। आपने कहा कटाई के बाद अनाज तैयार करने का चरण है। थ्रेशिंग डज नॉट रिमूव ब्रांड फ्रॉम द ग्रेन। आपने कहा थ्रेशिंग करने से अनाज से चोकर नहीं निकलता है। थ्रेशिंग एक्चुअली में क्या है कि प्लांट से आप जो सीड है उसे अलग कर रहे हैं, ठीक है। Threshing is done by beating the grain using a flail on the threshing floor. Another method of threshing is to make a donkey walk in circle on the grain on a hard surface. A modern version of this is to spread the grain on the surface of a country road so that the grain is attached by a wheels of the vehicle. यहाँ पर क्या होता है थ्रेशिंग में? हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, जो प्लांट है, प्लांट में जो सीड है उसे रिमूव करते हैं। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। या तो आप उस वो जो घास है, वो जो यहाँ पर अनाज की घास है, उसे नीचे जमीन पर पीट करके आप क्या करेंगे, उन बीजों को रिमूव कर सकते हैं। या आपने कहा कि आपने क्या किया है, एक मैदान में उस पूरे घास को जिसमें हमारा अनाज है उसे रख दिया है और उसके ऊपर आप बैलों को गोल गोल चक्कर यहाँ पे घुमाते हैं। या तो उससे बीज जो है वो रिमूव हो सकते हैं। अब बैलों का जो यूज किया जाता था बहुत पुराने टाइम में किया जाता था। अगर आप बहुत पुरानी मूवीज देखेंगे तो आपको कहीं वो सीन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप अपने घर जाकर के पूछेंगे तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से उस टाइम पे थ्रेशिंग की जाती थी। तो हमने क्या बोला? हमने कहा थ्रेशिंग फ्लोर पर फली का उपयोग करके अनाज को पीट कर थ्रेशिंग की जाती है। दावनी का एक अन्य तरीका यह है कि गधों को सख्त सतह पर अनाज पर हल्कों में घुमाया जाए। इसका एक आधुनिक संस्करण अनाज को किसी देश की सड़क पर की सतह पर फैलाना है ताकि वाहनों के पहिए द्वारा अनाज को कूटा जा सके। ये बहुत पुराने टाइम में किया जा सकता है, अभी इस तरीके का उपयोग नहीं होता है। तो जैसे आपको एक इमेज दिख रही है, इस प्रकार से थ्रेशिंग की जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है। थ्रेशिंग का सिंपल सा मतलब है कि जो घास है, अनाज की जो घास है, उससे बीजों को अलग किया जा सके। यहाँ पे चलिए, तो आपको इमेज से पता चल गया होगा थ्रेशिंग क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विनोइंग, ठीक है। विनोइंग में क्या किया जाता है? जैसे आपको इमेज दिख रही है, आपने कहा आपके पास अब अनाज के दाने आ गए हैं, ठीक है। आप अनाज के दाने को क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, सूप कहते हैं। आपने क्या करना है, हाइट से इस प्रकार से किसी भी चीज से आपको अनाज के दाने नीचे गिराने हैं। अब हवा के साथ साथ जो हल्के घास होगी या जो मिट्टी के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और जो आपके ग्रेन है या जो सीड है वो यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपके जो बीज हैं, आपका जो उत्पाद है, उससे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो एक्स्ट्रा घास है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्लीनिंग हो रही है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। ये आपने अपने घरों में देखा होगा, ये सभी ने अपने घरों में देखा होगा कि विनोइंग किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपने कहा विनोइंग के बाद हमारे पास आएगा स्टोरेज, कि हम कैसे स्टोर करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास सीड आते हैं, जो बीज आते हैं,
उन्हें हम स्टोर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अप्लाई होती हैं, और इसी के साथ आपने कहा जो प्लांट सोर्स है आपका फूड का, जो हमारा प्लांट सोर्स है उसे किस प्रकार से ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम देखेंगे पशुओं को किस प्रकार से हम पशुओं से जो उत्पाद है वो प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले हमने जो भी यहाँ पे जो स्टेप देखे हैं वो आप लोगों को घर से पढ़ करके लेके आने हैं। तो हमारा जो स्टेप रह जाता है विनोइंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।